हेलो बच्चों, अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका सोशल साइंस का जो हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक, हिस्ट्री में जो यूरोप का राष्ट्रवाद है उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, बस उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। तो कौन सा लेसन है आपका पहला? यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है कि जब हम सभी लोग एक राष्ट्र या एक देश के सभी लोग जब एकजुट होकर हो जाते हैं, एकजुट होकर किसी काम को करते हैं, तो उनमें एकजुट हो जाने की जो एकता की भावना होती है या एकजुट होकर किसी कार्य को करते हैं तो उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे भारत में भी राष्ट्रवाद आया, यूरोप में भी राष्ट्रवाद आया। यूरोप में भी जब लोगों का क्या होता है, जब लोगों का शोषण होने लगता है, एक देश जो दूसरे देशों का जब शोषण करने लगता है तो उनमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। जैसे भारत में भी जब अंग्रेजों द्वारा हमारा शोषण होने लगा था तो एक समय आया कि सभी लोग एकजुट हो गए और उन्होंने अपने यहाँ से अंग्रेजों को हटाया और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से पहला लेसन है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, और आपका दूसरा लेसन कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो हम उसी के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? आपका ऑप्शन है असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र था या गणतंत्र था। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें होगा कि असीमित राजतंत्र था। उस समय फ्रांस कैसा राजतंत्र था? असीमित राजतंत्र था। और फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांस में क्रांति कब होती है? 1789 ईस्वी में भी होती है। ठीक है, तो 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय, तो उस समय फ्रांस किस प्रकार का राज था? तो असीमित राजतंत्र का राज था। ठीक है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया? नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया? तो देखेंगे कि 1804 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1829 में या 1841 ईस्वी में। तो नेपोलियन जो था उसने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? तो कब लागू किया था? 1804 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ था? मैंने बताया कि किस यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, तो उदय के कौन से कारण थे? नए मध्यम वर्ग के उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय या फिर ये सभी? तो बताइए, ये सभी होगा कि सिर्फ इसमें से कोई एक होगा? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किसके द्वारा हुआ था? ठीक है, किसके, कौन से लोग उसके कारण बने थे? तो नए मध्यम वर्ग भी था उस समय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार होता है और क्रांतिकारियों का उदय होता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये सभी पर टिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चौथा क्वेश्चन है, जेल्वेराइन का गठन कब हुआ? ठीक है, जेल्वेराइन का गठन कब हुआ या कब किया गया? कौन सा है? 1837 ईस्वी में किया गया या 1834 में किया गया, 1835 में या फिर 1838 में किया गया? तो जेल्वेराइन का गठन कब किया गया? तो इस पे क्या लगाएंगे? जॉल्वराइन का गठन कब किया गया? तो 1834 में किया गया। ठीक है, जेल्वराइन का गठन 1834 में किया गया। तो जेल्वराइन क्या था? एक शुल्क संघ था। जेल्वराइन एक शुल्क संघ था, ये जर्मन में किया गया था। ठीक है, आपका पांचवा क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? मेटरनिख ने की, बिस्मार्क ने, चार्ल्स दसम ने या इसमें से कोई नहीं? ठीक है, तो वियना सम्मेलन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन करता है इसमें से?
बताइए, वियना सम्मेलन की मेजबानी इसमें से किसके द्वारा की गई थी, या फिर इसमें से किसी के द्वारा नहीं की गई? वियना सम्मेलन की मेजबानी की गई थी मैटरनिख के द्वारा। ठीक है, वियना सम्मेलन की मेजबानी मैटरनिख के द्वारा की गई थी। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब होता है? यूरोप में प्रथम विद्रोह कब होता है? मई 1930 में, जुलाई 1830 में, सॉरी मई 1830 में, जुलाई 1830 में, या मई 1839 में, या फिर जुलाई 1829 में? बताइए कि यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? यूरोप में प्रथम विद्रोह आपका होता है जुलाई 1830 ईस्वी में। ठीक है, जुलाई 1830 ईस्वी में यूरोप में प्रथम बार या पहली बार विद्रोह हुआ। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? किस युद्ध से जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? फ्रांस प्रशा का युद्ध, फ्रांस इटली का युद्ध, आस्टरलिज का युद्ध, या जेवेलराइन का युद्ध? किस युद्ध से जर्मनी के एकीकरण का सपना पूर्ण हो गया था? तो किस पर लगाएंगे? फ्रांस और प्रशा के युद्ध से जर्मनी का एकीकरण का सपना जो है वो पूर्ण हो गया। ठीक है, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था? इंग्लैंड में राजतंत्र व्यवस्था कब समाप्त हुई? 1660 ईस्वी में, 1672 में, 1688 में, या फिर 1696 ईस्वी में? तो इंग्लैंड में जो राजतंत्र की समाप्ति होती है वो आपकी होती है 1688 ईस्वी में। ठीक, इंग्लैंड में राजतंत्र की समाप्ति कब होती है, या राजतंत्र कब समाप्त कर दिया जाता है? तो 1688 ईस्वी में। ठीक है, तो आगे आपका क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? विलियम प्रथम, बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, या फिर नेपोलियन तृतीय? तो किसने तैयार की थी? जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी की आधारशिला तैयार की थी। और फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, रूसो को, दिद्रो को, वाल्टेयर को? तो कहा जाता है रूसो को। रूसो कौन थे? लेखक थे। ठीक है, या कहें विचारक, दार्शनिक थे, दार्शनिक। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है रूसो को। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है या कौन था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर था, दिद्रो था? बताइए, सामाजिक उपबंध ये एक पुस्तक है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रूसो ने लिखी है। ये लिखा है आपका, अच्छा, 1789। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो उस समय किसका शासन था? लुई 14वें का, लुई 15वें का, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको लुई 16वें का, या फिर नेपोलियन का। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का जो उस समय जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई तो फ्रांस की क्रांति का शासक कौन था ये बताना है। ठीक है, तो 14वां था, लुई 14वां था, लुई 15वां था, या फिर लुई 16वां था, या फिर नेपोलियन था?
तो ये फ्रांस की क्रांति का ये डेट आपको याद रखना है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी, या फिर पूछ लेता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। क्या पूछता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, बहुत सीधा और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें जो उस समय जो राजा था, वहाँ का जो शासक था, वो कौन था, लुई 16वां था। ठीक है, इसको हम कहें 16वां, याद रखिएगा, लुई 16वां था। उस समय जो शासक था फ्रांस का, वो था लुई 16वां। और फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, कृषक की थी, कुलीन की थी, मध्यम वर्ग की थी, या फिर मजदूर वर्ग की थी। फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य वर्ग था, जिसने मुख्य भूमिका निभाई थी क्रांति की, वह कौन था, वह कौन था बताइए। मध्यम वर्ग था, या फिर कृषक वर्ग था, कुलीन वर्ग, या फिर मजदूर वर्ग। तो उसमें कौन सा वर्ग होगा, फ्रांस की क्रांति की जो मुख्य भूमिका निभाने वाला वर्ग था, वो था मध्यम वर्ग। ठीक है, वो था आपका मध्यम वर्ग। और मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत कौन सा है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, राजतंत्र का, समाजवाद का, प्रजातंत्र का, या फिर अधिकार विभाजन का। मॉन्टेस्क्यू ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उन्होंने किया था अधिकार विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, अधिकार विभाजन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मॉन्टेस्क्यू ने। और द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये किसकी पुस्तक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वॉल्टेयर, दिदरो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, या फिर रूसो हैं, बताइए कौन है। इसके लेखक हैं आपके मॉन्टेस्क्यू। ठीक, मॉन्टेस्क्यू ने अधिकार विभाजन का सिद्धांत दिया, और उनकी जो पुस्तक है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 में, या 1873 में, 1876 में, 1889 में। तो इटली का जो एकीकरण है वो कब पूर्ण होता है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण होता है, ये पूर्ण होता है आपका 1871 में। ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण होता है, 1871 में, 1871 ईस्वी में। और फ्रांस की क्रांति हुई, देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति हुई, बहुत सरल क्वेश्चन है, 88 में, 89 में, 90 में, 87 में। तो फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और यंग इटली सोसाइटी के संपादक कौन है, सॉरी संस्थापक, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है, गैरीबाल्डी है, बिस्मार्क है, काबूर है, या फिर मैजिनी है। यंग इटली सोसाइटी कौन है बताइए, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक, जिन्होंने यंग इटली सोसाइटी नामक संगठन का की स्थापना की थी, संस्था की स्थापना की थी, वो कौन है, वो हैं आपके मैजिनी। ठीक है, यंग इटली नामक सोसाइटी के संस्थापक हैं मैजिनी। और राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से होता है, फ्रांस से, भारत से, जर्मनी से, या इटली से। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो होता है वो सर्वप्रथम किस देश से शुरू होता है, सबसे पहले किस देश से शुरू होता है। सबसे पहली क्रांति, जितनी भी आपको क्रांति पता है तो यूरोप में, तो उसमें भारत में तो लेट में ही होता है, पता है। अब आपको जर्मनी, इटली और फ्रांस से बताना है। तो अगर आपको सन याद होगा तो बहुत अच्छे से बता देंगे कि फ्रांस। ठीक है, सबसे पहली क्रांति होती है 1789 ईस्वी में, फ्रांस की क्रांति। ठीक है,
और इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के, ऑटो वान बिस्मार्क के, नेपोलियन के, या विलियम प्रथम के? ठीक, किसके नेतृत्व में हुआ था? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? बता दीजिए, बताइए कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपके हुआ था ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के। ठीक है, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक, तो अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का किसके सॉरी, ये तो हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? ठीक, पुनर्जागरण के युग का अभ्युदय जो होता है, उदय जो होता है, वो किस देश में होता है? रोम में होता है, इटली में होता है, ब्रिटेन में होता है, या फिर आपके अमेरिका में होता है? तो पुनर्जागरण के युग का अभ्युदय या कहें उदय किस देश में होता है? तो ये होता है आपके इटली में। ठीक है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय इटली में होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 15 में हुई, 1830 में हुई, या फिर 1848 में हुई, या फिर 1871 में हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में आपके गणतंत्र की घोषणा होती है 1848 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में होती है। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से है? जर्मनी से है, फ्रांस से है, इटली से है, या फिर आपके इंग्लैंड से है? नेपोलियन का संबंध किस देश से है? जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, या फिर इंग्लैंड से? ये लोग जितने भी लोग हैं इन्हें आपको कैटेगरी में रखना है। ठीक है, कौन किस देश का है या किसने किस देश के एकीकरण में भूमिका निभाई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। ठीक है, नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? कहाँ पर? फ्रांस में। हंसबर्ग के, या फिर ऑर्लिया के, या फिर बूर्बो वंश के, या फिर राजशाही वंश की? किस वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? बताइए, किस वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो वियना कांग्रेस के द्वारा आपके बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, बूर्बो वंश। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण होता है? डेनमार्क की संधि, गैस्टीन की संधि, प्राग की संधि, या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि? किस संधि के द्वारा जो है वो जर्मनी का एकीकरण होता है? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और ये रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? कौन था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, मेजनी ने, या फिर गैरिबाल्डी ने? रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला कौन था? बिस्मार्क था, विलियम चतुर्थ था, या फिर गैरिबाल्डी था, या फिर मेजनी था? तो वो आपका बिस्मार्क था। ठीक है, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। और जो आपका बूर्बो वंश था इसने क्या किया था? ने यहाँ नहीं, आगे। ठीक है, बूर्बो जो वंश था इसने इटली के राज्य नेपल्स
और सिसिली पर। ये दोनों कहाँ थे? इटली में थे, ठीक है। तो इसने नेपल्स और सिसिली पर कब्जा किया था, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि नेपल्स और सिसिली पर कब्जा किसने किया था, तो वही बूर्बो वंश। और वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना हुई थी, तो वो भी बूर्बो वंश, ठीक है। और रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। और ठीक, तो जो विस्मार्क था, अरे हाँ, विस्मार्क ने अपनाई थी। विस्मार्क था वो जर्मनी के एकीकरण में उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। विस्मार्क जो था, ऑटो वन विस्मार्क, इसने जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। तो अगर ये भी पूछता है कि विस्मार्क का संबंध किस देश से है, तो किस देश से है? जर्मनी से है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला व्यक्ति बिस्मार्क। और जो विलियम प्रथम है, ये क्या था? अगर पूछता है कि जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना, तो विलियम प्रथम बनता है, ठीक है। जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 में हुई, 1815 में, या 1816 में, या फिर 1817 ईस्वी में हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय किस किस ईस्वी में हुई या फिर कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय होती है 1815 ईस्वी में। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 ईस्वी में, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? कावूर का है, बिस्मार्क का है, मेत्सिनी का है, कि मेटरनिख का है? ये कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी और जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? ये कथन है मेटरनिख का, ठीक है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेटरनिख का। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है आपके, ज्यूत्स्पे मेत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी, कौन सा था? मेत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? या मेत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? ये था आपका यंग इटली। अब एक क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष में यंग इटली की स्थापना हुई थी? बताइए। ज्यूत्स्पे मेसिनी ने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की, लेकिन इस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी आपकी 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का आशय है राष्ट्र, संविधान, आम जनता, या फिर संसद? वोक्जिस्ट ये जर्मन संस्कृत का शब्द है, जर्मन का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? राष्ट्र होता है, संविधान होता है, आम जनता होती है, या फिर संसद होता है? इसका अर्थ होता है आम जनता, ठीक है। इसका अर्थ है आम जनता। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था? इटली के एकीकरण को किसने संभव बनाया था? मैजिनी ने, गैरीवाल्डी ने, या फिर काबूर ने, या फिर ये सभी ने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था?
अगर ये दोनों नहीं रहते तो गैरिबाल्डी हो जाता, लेकिन उनके साथ ये दोनों लोग भी थे तो इसलिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है, गैरिबाल्डी। एक क्वेश्चन आया था आपके पास, इसमें सिर्फ था कौन, इसमें सिर्फ गैरिबाल्डी थे, लेकिन गैरिबाल्डी के साथ वो मैजिनी और कावूर भी थे। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 52 में, 1852 में, 1853 में हुआ, या फिर 1854 में हुआ था, या फिर 1858 में हुआ था? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध आपके हुआ था 1854 ईस्वी में। ठीक है, क्रीमिया का युद्ध हुआ 1854 ईस्वी में। तो अब हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आपका यहाँ पर यूरोप का राष्ट्रवाद समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे भारत का राष्ट्रवाद। भारत का राष्ट्रवाद, ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, भारत का राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होती है, या भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत क्यों हुई? ये आपका है दूसरा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1911 में, 1914 में, या फिर 1920 ईस्वी में? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ, 1911 में हुआ, या फिर 1920 ईस्वी में हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 ईस्वी में। अब इसी के साथ बता दीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? 1939 से लेकर के 45 तक। ठीक है, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 45 तक। और महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 15 में, या फिर 16 में, या फिर 18 में, या फिर 20 में? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं? 1915 ईस्वी में लौटते हैं। ठीक, तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ शुरू हुआ था? पहला आंदोलन गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? कहाँ से अपने आंदोलन की शुरुआत की थी? चंपारण से, बारदौली से, अहमदाबाद से, या फिर खेड़ा से? कौन सा आंदोलन पहला था? चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह का था, अहमदाबाद का था, या फिर खेड़ा था? तो आपका होता है चंपारण। चंपारण कहाँ है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, बिहार में।
और खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने, भगत सिंह ने चलाया या फिर जवाहरलाल नेहरू ने चलाया? खेड़ा आंदोलन किसने चलाया था? अभी अभी महात्मा गांधी के ऑप्शन में था कि उनका पहला आंदोलन कौन सा था, ठीक है? खेड़ा था या फिर बारदोली था या फिर उनका चंपारण था। तो इसका मतलब कि ये महात्मा गांधी का आंदोलन था, ठीक है? खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया? तो महात्मा गांधी ने चलाया। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट की वजह से, प्रथम विश्व युद्ध, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर चौरी चौरा कांड? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, उसका कारण क्या था, बताइए। असहयोग आंदोलन का कारण था, मुख्य कारण था उसका रॉलेट एक्ट, या फिर असहयोग आंदोलन का जो कारण था वो रॉलेट एक्ट था। अब बताइए कि रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट कब आया था? और रॉलेट एक्ट जो आता है वो है 1919 ईस्वी में, ठीक है? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया। और रॉलेट एक्ट था कि शक के बिना पर, या हम कहें शक के नजरिए से हम किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं बिना किसी सबूत से, ठीक? तो इसलिए ही रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट का जो विधान था वो यही था कि हम शक के दायरे में अगर यदि हम किसी को लेते हैं तो बिना किसी ठोस सबूत के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 ईस्वी में आया था, इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक? और प्रथम विश्व युद्ध आपका कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध तो पता है 1914 में हुआ, ठीक? और खिलाफत आंदोलन भी आपका 1919 में लखनऊ से इसकी शुरुआत होती है। और चौरी चौरा कांड घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 ईस्वी में, ठीक है? रॉलेट एक्ट आपका 1919 ईस्वी में आया था और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक? और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाती है। चौरी चौरा कहाँ पर है? चौरी चौरा नामक जगह वर्तमान में कहाँ पर है? चौरी चौरा नामक स्थान वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान है। तो आपका ये हो गया। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, 1918 में, 1920 में, या फिर 1921 में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 1919 में होता है, ठीक? रॉलेट एक्ट और आपका खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तीनों ही 1919 ईस्वी को होता है। 1919 13 अप्रैल 1919 में, ठीक? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी और उसने वापस कर दी? महात्मा गांधी को, या गोपाल कृष्ण गोखले ने वापस की, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या लाला लाजपत राय ने? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा और इन्होंने उसे वापस कर दी, ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और एक और उपाधि है, कैसर ए हिंद।
इसकी उपाधि किसको मिली थी, उसने भी वापस कर दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि, बताइए केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को मिली थी और उन्होंने वापस कर दी थी। ठीक, ठीक है। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने किस सॉरी नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की थी, बताइए। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी? तो जलियांवाला, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के या कहें तो दुखी होकर के इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। ठीक है, और भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ था वो किस देश के और कब शुरू हुआ था, किस देश के समर्थन से और किस समय शुरू हुआ था? 1920 में तुर्की के समर्थन से, या फिर 1920 में अरब के समर्थन से, या फिर 1920 में फ्रांस के समर्थन से, या फिर 1920 में जर्मनी के समर्थन से? भारत में खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन से शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन, ठीक है, तो ये तुर्की के समर्थन से शुरू हुआ था। वहां पर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे थे, तो वर्ष 1920 में तुर्की के समर्थन से भारत में भी ये आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? सूरत अधिवेशन दिसंबर 1920 में, नागपुर में दिसंबर 1920 में, कलकत्ता में जनवरी 1921 में, या नागपुर में दिसंबर 1921 में? ठीक, कब हुआ था? तो इसमें कोई भी जो ऑप्शन है वो फिट नहीं बैठ रहा है, और जो हुआ था वो 4 सितंबर 1920 को हुआ था, कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कर लिया गया था, या कांग्रेस ने इसको अपना लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पारित हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने, शौकत अली ने, या फिर महात्मा गांधी ने? जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने, शौकत अली ने, या फिर महात्मा गांधी ने? ठीक है, किसने शुरू किया था? बाबा रामचंद्र ने। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? वर्ष 1923 में, 28 में, 29 में, या फिर 30 में? साइमन कमीशन भारत कब आया? 30 में, या फिर 23 में, 28 में, या फिर 29 में? तो साइमन कमीशन आपका भारत आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1927 में ये बन गया था। ठीक, बना था 1927 में, लेकिन भारत आया था 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन में क्या था? साइमन कमीशन में सभी जो थे वे सभी सदस्य जो थे इसके अंग्रेज थे। ठीक है, सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को भारत ने नहीं अपनाया था। साइमन कमीशन का विरोध भारत ने क्यों किया था? भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो उसका एक ऑप्शन उसमें रहेगा, क्योंकि उसमें सभी सदस्य जो उसके थे उसमें अंग्रेज थे, या उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ। ठीक, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन से
कौन कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गया? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन सा नेता था जो पुलिस की लाठियों से शहीद हो गया? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, देशबंधु चित्तरंजन दास या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? कौन था जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था और उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो शहीद हो गया? तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है। और साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? 1920 में, 30 में, 29 में या फिर 42 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब घोषित किया? तो उन्होंने कब किया था बताइए? 20 में, 29 में, 30 में या फिर 42 में? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया 1929 में। ठीक। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था या किस एक्ट के बाद? ठीक है। किस आंदोलन या इस एक्ट के बाद? कब? इस एक्ट के बाद या फिर इस आंदोलन के बाद? कौन इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था? बताइए, गांधी इरविन समझौता में कौन सा आंदोलन आपका संबंधित है? तो इसमें है रॉलेट एक्ट। ठीक है, सॉरी, इसमें है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो उससे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो फिर उस समय गांधी और इरविन का समझौता हुआ और उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। यदि ये पूछता है कि गांधी जी कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसमें क्या लगाएंगे? द्वितीय। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और ये जो रॉलेट एक्ट है, तो रॉलेट एक्ट को किसने लाया था? रॉलेट एक्ट को किसने लाया था? तो इनका नाम क्या था? सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट। और कब? 1919 में। ठीक, 1919 में सर सिडनी रॉलेट के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था। और किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई? कौन सा भारतीय जन आंदोलन था जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से होती है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? कौन सा आंदोलन शुरुआत होता है जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी में जाके दांडी मार्च निकाला था? तो कौन सा आंदोलन था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। ठीक है, और जो दांडी मार्च था या फिर कहें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, यही शुरुआत हुई थी। और ये कब से था? जो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत अपने साबरमती आश्रम से की, कब से? 12 मार्च 1930 ईस्वी से की थी। और ये दांडी कब पहुंचे थे? तो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, 1930 को
कितने दिनों में? 24 दिनों में। 24 दिन, 24 दिन लगे। और कितने लोग थे? 78 लोग थे। ठीक है, 78 लोगों के 78 लोग इसमें नहीं थे। हाँ, मतलब स्टार्ट ये 78 लोगों के साथ किए थे, फिर बाद में इसमें लोग जुड़ने लगे। 78 लोगों के साथ इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, 78 लोगों के साथ आरंभ किया था। अगर पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कितने लोगों के साथ आरंभ किया था, तो 78 लोगों के साथ आंदोलन आरंभ किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को और खत्म होता है 6 अप्रैल 1930 को। अर्थात जो दांडी मार्च की शुरुआत होती है उसकी भी डेट यही 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को। 5 मार्च को दांडी पहुंचते हैं। और नमक कानून अगर पूछता है कि नमक कानून कब तोड़ा गया, तो वही है कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, नमक कानून तोड़ा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत आसान है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने दिया, चंद्रशेखर आजाद ने दिया, या फिर महात्मा गांधी ने दिया? करो या मरो का नारा दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने। ठीक, महात्मा गांधी जी ने। और अगर पूछता है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। और इनको जो महात्मा शब्द था वो किसने दिया था? तो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनको महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को, 25 अप्रैल 1919 को, या फिर 13 अप्रैल 1919 को? अभी कुछ देर पहले बताया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 14 में, 16 में, 1919 में, या फिर 1918 में? गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कब की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी जब अब वहाँ दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, उसके अगले साल ये साबरमती की स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से आते हैं 1915 ईस्वी में, और उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं 16 में। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ये 2 बार बता दिए हैं। रॉलेट एक्ट 18 में पारित हुआ, 1919 में, 1920 में, या फिर 1921 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट आपका पारित हुआ 1919 ईस्वी में। ठीक है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? बंबई के अधिवेशन में, गया के अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में, या फिर नागपुर के अधिवेशन में? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो आपके लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर राजा रवि वर्मा? भारत माता की जो प्रथम तस्वीर थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू का, CR दास का है, महात्मा गांधी का है, या फिर बाल गंगाधर तिलक का है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। ठीक, महात्मा गांधी ही सत्याग्रह में विश्वास सबसे अधिक रखते थे। तो महात्मा गांधी का कथन है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में, जून 1942 में, जुलाई 1942 में, सितंबर 1942 में, या फिर अगस्त 1942 में? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था आपका अगस्त 1942 ईस्वी में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, चौरी चौरा की घटना। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। ठीक, रॉलेट एक्ट असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और असहयोग आंदोलन एक बार बंद हो जाता है बीच में। तो असहयोग आंदोलन बंद होने का क्या कारण था? अगर पूछता कि असहयोग आंदोलन के बंद होने का कारण क्या था, तो क्या बताएंगे? अगर इसको बंद होने का कारण पूछता तब चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा के बाद, घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक, और जो सविनय अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा को बंद कराने के लिए रॉलेट एक्ट आया था। अरे सॉरी, उसके लिए आया था आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है, असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट की वजह से शुरू हुआ। जब रॉलेट एक्ट आया तो उसको वापस लेने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और फिर जब भारतीयों के द्वारा चौरी चौरा नामक स्थान पे भारतीयों के द्वारा क्या है, पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है, वहां आग लगा दी जाती है, तो गांधी जी इससे दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक है, और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो शुरू हुआ होता है दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दांडी मार्च। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो उसको बंद कराने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है, इरविन गांधी से समझौता करता है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जब हो जाता है तो उसके बाद गांधी जी सोचते हैं कि उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। उसके बाद वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होती है। फिर वे वापस आते हैं और फिर से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1882 में हुई थी, 1884 में हुई थी, 1885 में हुई थी, या 1886 में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? इसका जो संस्थापक है वो है, एक अंग्रेज है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1919 में, 1920 ईस्वी में, और 1922 में, 1924 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो जब रॉलेट एक्ट आता है उसके बाद ही महात्मा गांधी अपना आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तो महात्मा गांधी का जो आंदोलन हुआ था, ये असहयोग आंदोलन, ये भी हुआ 1919 में। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, शरद चंद्र चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर है। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे, या उपर्युक्त सभी थे? पेरियार रामास्वामी सभी थे।
ठीक। पेरियार रामास्वामी जो थे वैज्ञानिक भी थे, समाज सुधारक भी थे और शिक्षाविद भी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ये तो अभी बताया मैंने, 20 में, 22 में, 30 में या फिर 42 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कब चलाया गया? 1930 में। कब? 12 मार्च। ठीक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को तक दांडी मार्च चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 27 में, 31 में, 28 में या फिर 29 में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने। या फिर ऐसे नहीं पूछता है, ऐसे पूछता है कि गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय में, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर लिख देगा सभी में। तो आपको केवल द्वितीय लगाना है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 31 में, प्रथम 30 में और आगे 32 में हुआ। ठीक। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की, एक नए राज्य पाकिस्तान की मांग, सॉरी एक नए देश, एक अलग देश पाकिस्तान की मांग किस मुस्लिम लीग द्वारा कौन से अधिवेशन में की गई थी? दिल्ली के, लाहौर के, सूरत के या फिर कोलकाता के? कौन से अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो इसकी मांग भी की गई थी आपके लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? अमेरिकी क्रांति ने, फ्रांसीसी क्रांति ने, रूसी क्रांति ने या इनमें से कोई नहीं? 1917 में फ्रांसीसी तो 1789 में हो गई थी। ठीक, तो 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? ये हुई थी आपकी रूसी क्रांति। रूसी क्रांति थी जो राष्ट्रीय आंदोलन पर और मतलब गहरा प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? इसमें पूछ रहा है, नहीं, नहीं का विशेष ध्यान देंगे। कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? असहयोग, खिलाफत, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? कौन सा आंदोलन? असहयोग, खिलाफत, सविनय अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो? कौन सा आंदोलन था जो गांधी जी ने नहीं चलाया था? असहयोग तो पक्का ही चलाया था, सविनय अवज्ञा तो हम कभी से दोनों देख रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी ने ही चलाया था, खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। खिलाफत आंदोलन चलाया था मोहम्मद अली ने। ठीक, मोहम्मद अली ने 1920 ईस्वी में तुर्की में, तुर्की का जो तुर्की में मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, तो उसी की वजह से यहाँ पर भारत में भी उन्हीं के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया मोहम्मद अली के द्वारा। तो फिर उन्हीं के प्रयासों से जो है 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है और फिर बाद में गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन में आ जाते हैं और गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों मिल जाते हैं। ठीक, दोनों एक हो जाते हैं। मतलब गांधी जी भी उस समय, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन में भाग लेते हैं और दोनों गांधी जी के प्रभाव से दोनों मिल जाते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? आनंद मठ के उपन्यास के लेखक, आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, रविन्द्रनाथ है या फिर शरद चंद्र है या फिर सुभाष चंद्र बोस है? तो आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चौरी चौरा में चौरी चौरा की जो हिंसात्मक घटना थी वो कब हुई? 5 फरवरी 1922 को, 8 नवंबर 1924 को, 10 फरवरी 1927 को या फिर 9 अप्रैल 1930 को? चौरी चौरा घटना कब हुई थी?
तो ये हुआ था आपका फरवरी 1922 ईस्वी में, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, या मुख्य रूप से 4 फरवरी 1922 को है। ठीक, तो चौरी चौरा की घटना जो है वो आपकी फरवरी या 5 फरवरी 1922 को होती है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा? तो ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर महात्मा गांधी ने? भारत छोड़ो आंदोलन अभी अभी बताया है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तीनों प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तीनों महात्मा गांधी जी ने किया था। और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान है, 10 सितंबर को, 14 नवंबर को, 5 सितंबर को, 15 अगस्त को। भारत में शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, और अगर पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस कब होता है या विश्व में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आप बताइए, विश्व शिक्षक दिवस कब होता है? उसके ठीक 1 महीने बाद आपका विश्व शिक्षक दिवस होता है। विश्व शिक्षक दिवस कब होता है? 5 अक्टूबर को, ठीक 1 महीने बाद, 5 अक्टूबर। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस होता है आपका 5 अक्टूबर को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? सविनय अयोग्या आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई है? रॉलेट एक्ट की घोषणा, या फिर नमक कानून को तोड़कर, या फिर साइमन कमीशन के आगमन के लिए, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड? ठीक, बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना के साथ हुई थी? वो हुई थी आपके नमक कानून को तोड़कर। ठीक, नमक कानून या दांडी मार्च, इससे आपका रिलेट करता है सविनय अयोग्या आंदोलन और गांधी इरविन समझौता। ठीक, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन इरविन समझौता, नमक कानून और आपका है दांडी मार्च पूछता है। तो ये तीनों के लिए आपका क्या है? सविनय अयोग्या आंदोलन। ठीक, आपके पास एक ही है, सविनय अयोग्या। कब से हुआ? 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, सविनय, सविनय, विनय के साथ हम क्या कर रहे हैं? अवज्ञा कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, हम निवेदन के साथ आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। इस तरीके से इस आंदोलन का अर्थ है। और जो आपका क्या यही तो पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, और जो आपका रॉलेट एक्ट आया था, ये आपका यहाँ से रॉलेट एक्ट जो है ये असहयोग आंदोलन से रिलेट करता है। रॉलेट एक्ट के लिए गांधी जी ने क्या शुरू किया था? असहयोग आंदोलन। ठीक,
और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ था, टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक। और साइमन कमीशन का आगमन, जब साइमन कमीशन का आगमन होता है तो लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। ठीक। उनके बाद जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उस समय क्या होता है, उन पर लाठीचार्ज होता है और उससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर ने। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और आपका क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। कौन है हिंद स्वराज के लेखक, कौन है, तो वो है महात्मा गांधी। ठीक। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। अब आपका एक और क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट, आपका 41वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये एक संगठन है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना जवाहरलाल नेहरू ने की, भगत सिंह ने की, महात्मा गांधी ने की, किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करते हैं भगत सिंह। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कौन कर रहा है, भगत सिंह करते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में किसने हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। 1930 ईस्वी में किसने हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। किसने की थी, आगा खान ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी या फिर मौलाना आजाद ने की थी। तो 1930 ईस्वी में किसने हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने की, मोहम्मद इकबाल ने की या फिर आपके मौलाना आजाद ने की थी या फिर आगा खान ने की थी। तो ये की थी आपके मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए क्या कहा था, अलग अलग मतदान की मांग की थी, मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान शब्द भी इसी ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने 1930 में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी। तो आपका ये जो दोनों लेसन है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, अब फिर हम इससे आगे अगले लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।